नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी 2019 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको सभी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन सहित कराऊंगा ताकि आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझ सकें। शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक शेयर कर दीजिए। सभी लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। जिनको आंसर पता रहे आप लोग फटाफट से बताते चलिएगा, यही रूल है हमारा। लाइव चैट में आंसर को कमेंट करते चलिएगा। क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं, खेती, व्यापार, बुनाई या खेत। फटाफट से बताइए। तो फर्स्ट का सही आंसर ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है साथियों, व्यापार इज द राइट आंसर। मैंने आपको ऑलरेडी तृतीय क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं सभी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन कर रखा है। मैंने इस हर चैप्टर का वीडियो बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर तो आपका सही आंसर व्यापार है, व्यापार वाले बिल्कुल सही है। ऑप्शन ही आपका है खेती। हर एक ऑप्शंस को भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे ताकि आपके पास अच्छा खासा कंसेप्ट आ सके। ऑप्शन है हमारा खेती, तो खेती किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? बिल्कुल प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आपका ये खेती आता है। बुनाई आपका हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी, जो आपका है द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। जैसे औद्योगिक और उद्योग, जैसे जितने भी कुटीर उद्योग हो गए, जितने भी उद्योग हो गए ना, ये सब आपके द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। तो बुनाई आपका द्वितीय क्रियाकलाप है। खेती आपका प्राथमिक क्रियाकलाप यानी प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर में याद रखिएगा, प्राइमरी एक्टिविटी भी आप कह सकते हो। आखेट आपका, आखेट तो प्राथमिक में आता ही है, तो याद रखिएगा ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तृतीयक में कौन कौन से आते हैं? जितने भी व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक सेवाएं होते हैं वे सब आपके तृतीयक में आते हैं, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में। तो याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। और आप लोग कमेंट करने की कोशिश में ना रहें, आंसर बताने की कोशिश में ना रहें। कृपया आप लोग वीडियो को समझिए अच्छे से समझिए। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके क्वेश्चंस बैंक में सभी का आंसर बहुत ज्यादा रॉन्ग दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को लाया है ताकि आपका क्लियर होते चले। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? मतलब भू मतलब होता है भूमि, उपयोग मतलब यूज करने लायक। तो यूज करने लायक कौन सा भूमि नहीं है इसमें? बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ये है आपका प्रतिभूमि। आप यहीं से समझिए, प्रतिभूमि को आप उपयोग कर सकते हो। प्रतिभूमि है तो हम वहां पर उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, तो ये तो होगा नहीं। निवल बोया क्षेत्र, निवल बोया क्षेत्र का मतलब जानते हैं सभी लोग। एक होता है निवल बोया भूमि तथा सकल बोया भूमि। तो निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि होता है जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है, तो इसमें भी भू उपयोग का हो गया। सी आपका है सीमांत भूमि, तो इसका सही आंसर सीमांत भूमि ही होगा, याद रखिएगा। और ऑप्शन डी को भी क्लियर कर देते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या होता है? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में एंड आपके सिलेबस में और आपके बुक में ऑलरेडी ये सभी डिस्कस हैं। यहाँ पर मैं जैसे मैंने आपको खेती के बारे में बताया, बुनाई के बारे में बताया, आखेट के बारे में बताया, अगर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ दे कि बताइए आखेट किस क्रियाकलाप का उदाहरण है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया प्राथमिक क्रियाकलाप का है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, एग्जामिनेशन में बता सकते हैं। इसीलिए मैं सभी क्वेश्चंस को, जितने भी उसमें ऑप्शंस होंगे सभी ऑप्शंस को भी क्लियर करते चलूंगा ताकि आपको कहीं पे किसी तरह की परेशानी ना हो, आप अच्छे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस को डील कर सकें। तो कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि इसका डी है जो राइट आंसर नहीं है। इसका मतलब होता है जैसे कि एक बार खेती कर लिए ना, उसमें फिर से हम लोग उसको कृषि योग्य बना लिए, मतलब व्यर्थ भूमि हो गया लेकिन उसको फिर से कृषि योग्य बना लिए, उसको कहते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसका सही आंसर आपका सेकंड का सीमांत भूमि हो जाएगा। सीमांत भूमि जो है वो भू उपयोग संवर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थर्ड है, दिखाई दे रहा होगा सभी को, क्लियर है क्वेश्चन? कहीं पे दिक्कत हो नीचे कमेंट में बताते चलिएगा। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन सी द राइट आंसर। सभी लोग एक साथ मेरे साथ बोलिए, पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पनामा नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने के लिए 1914 में, एक्सप्लेनेशन सहित सभी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। 1914 में, यहाँ पर 1914 नहीं लिखा, लिखिए लिखते रहा हूँ अच्छे से। 1914 में इस नहर का निर्माण किया गया और इस नहर के बन जाने के बाद सबसे ज्यादा लाभ आपके जो अमेरिका है ना,
अमेरिका को ही हुआ 7 समंदर पार, अमेरिका को ही हुआ खाद्य सामग्री तथा अनेक उपयोगी सामानों की भारी मात्रा में लाने जाने का एक रास्ता, सस्ता सा रास्ता मिल गया किसको, तो अमेरिका को। और मैंने आपको बताया था कि जो पानी का जो रास्ता होता है वो सस्ता होता है, सस्ता होता है क्योंकि ना तो उसमें रोड बनाना है ना ही कुछ है, वहां पर घर्षण बल भी कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है। तो फ्रिक्शन कम होने के कारण जो वहां का ईंधन होता है पेट्रोलियम, जैसे जिससे भी चलाया जाए, नाव हो या कुछ भी हो जिससे चलता हो, पेट्रोल और डीजल से ही चलेगा ना, तो पेट्रोलियम या डीजल से जो भी चलता है तो वहां पर ईंधन भी कम लगता है फ्रिक्शन के कारण। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप ज्योग्राफी में 100 में 100 कर सकते हो, ज्योग्राफी में 100 में 100 कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का तो फुल्ली गारंटी ले लूंगा कि वो ऑब्जेक्टिव आप दम 35 में 35 सही करके आओगे, दम गारंटी मैं ले लूंगा। आप लास्ट वीडियो को देखिए, मैं उस ट्रिक को आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है आगरा, तो आपको पता होगा आगरा यमुना नदी के तट पे स्थित है। सेकंड आपका ऑप्शन है कोलकाता, कोलकाता जो है हुगली नदी के, और पटना तो भाई गंगा नदी के किनारे स्थित ही है, गंगा नदी के तट पर है। पटना इज सिचुएटेड ऑन दी बैंक रिवर ऑफ गंगा। आपके बहुत ज्यादा इस ट्रांसलेशन को भी पूछा जाता था, तो इसका सही आंसर आपका भोपाल हो जाएगा। भोपाल, जिसे मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोग जानते होंगे भोपाल को, और भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो, समझ में आ रही है नहीं, फटाफट से कमेंट कर दीजिए तो समझ में आ रही है नहीं सभी को, आवाज क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। मैंने क्या किया है, आज दोपहर में मैंने टेलीग्राम पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको सेंड कर दिया है, जितने भी जनगणना से रिलेटेड थी, जितने भी औद्योगिक केंद्रों से रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने आपको सेंड कर दिया। तो आप केवल प्लीज उसको मतलब पढ़ लीजिएगा, केवल देखकर छोड़िएगा नहीं, पढ़ लीजिएगा उसे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। निम्नतम मतलब कम कहने का मतलब, तो यहाँ पर सबसे कम जो होता है वो हरियाणा। पूरे भारत में अगर 1000 महिला पर, लिंगानुपात का मतलब जानते हो आप लोग, 1000 पुरुष मतलब 1000 मर्दाना पर कितनी औरत है, उसी को कहा जाता है लिंगानुपात। तो वहां पर 1 अनार पर 100 बीमार, यानी कहने का मतलब हो गया कि औरत की संख्या कम है, लड़की की संख्या कम है और लड़कों की संख्या ज्यादा है। 0 से 6 वर्ष में तो और है, 0 से 6 वर्ष में तो और है, और सबसे कम महिलाएं हरियाणा में ही है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगर महिला की बात किया जाए तो 1000 मर्दाना पर 830 गो औरत ही है, 1000 मर्दाना पर 830 औरत ही है। तो आप लोग याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए ना। कहाँ जाएगा 100 कितना बच गया, 170 व्यक्ति कहाँ जाएगा, किससे शादी करेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। तो औद्योगिक अवस्थापना, बाजार तो रहना चाहिए औद्योगिक के लिए भाई, इंडस्ट्री के लिए बाजार तो रहना चाहिए, पूंजी रहनी चाहिए, ऊर्जा भी रहनी चाहिए। विदाउट ऊर्जा क्या होगा, एनर्जी नहीं रहेगा तो क्या वहां पर फैक्ट्री स्थापित हो सकता है, नहीं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है, ऐसे भी फैक्ट्री जहां पर लगाया जाता है जनसंख्या घनत्व को दिखाया जाता है कि वहां पर कम रहे, ताकि वहां पर किसी को ज्यादा नुकसान ना हो। जैसे इसमें क्वेश्चन भी आपको मिलेगा यमुना नदी के बारे में, यमुना नदी प्रदूषित कैसे हो गई है, तो आपको मैं बताऊंगा अभी। क्वेश्चन 7 है हमारा, 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। अब देखिए, मैं क्वेश्चंस बैंक में जब इस क्वेश्चंस को स्कैन कर रहा था तो मैंने इसका आंसर देखा था, रियल बात बताता हूँ। उसमें दिया हुआ है अंतर्देशीय व्यापार, मतलब क्या है, उसमें आंसर का रॉन्ग आंसर बहुत ज्यादा दिया हुआ था, इसीलिए मैंने इस वीडियो को लाने के लिए सोचा। और पंकज कुमार लगातार मेरे पास कॉल कर कर रहे थे कि लाइए वीडियो को, लाइए, कमेंट भी कर रहे थे प्रीवियस ईयर लाइए, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो आप लोग देखते रह जाइए, क्वेश्चन को समझते जाइए, जितना एक्सप्लेनेशन हो सकेगा मैं आपको करते जाऊंगा, कोई बोर नहीं होगा, सभी लोग अच्छे से समझेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट है 8 नंबर, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। होता क्या है, जो बच्चे कुछ मतलब बच्चे हैं जो क्वेश्चन बैंक से रट लिए हैं, जब मैं वीडियो बनाकर उनको देता हूं,
होता क्या है, मेरा आंसर सही भी रहता है, फिर भी वो नीचे कमेंट में कर देते हैं कि आपका आंसर गलत है। तो ऐसा मत कीजिए, आप कमेंट में ये कर सकते हो, ये पूछिए कि 8 का आंसर क्या होगा, आप ऐसे पूछिए, या ये बोलिए कि मैंने ये पढ़ा था, आप ये बताए हैं क्या सही होगा हमें बताइए। तो डायरेक्ट आप कह देते हो कि आपका आंसर गलत है। ऐसे कहने से पहले आप लोग एक बार सोच लीजिए। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, हाँ मैं कहता हूं कि बताइए, अगर कहीं मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो आप बताइए। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो सही आंसर इसका डेनमार्क हो जाएगा। बिल्कुल डेनमार्क इसका होगा ही होगा, क्योंकि देखिए सहकारी कृषि, जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करता है, पूरा करता है, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। मतलब सहकारी कहने का मतलब समझ चुके होंगे आप, कि जब किसान सब एक टोली बना लेता है, एक समूह बना लेता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, मीटिंग कर लेता है और कहता है कि कैसे हम लोग इससे फायदा ज्यादा कमाएं, और ज्यादा फायदा कमाने के लिए अपनी इच्छा से, मतलब सब मिलजुल कर अपनी इच्छा से एक संस्था बना लेता है और उसी संस्था को संपन्न करता है, उसी को कहते हैं सहकारी कृषि। तो ऐसा जो होता है डेनमार्क में बहुत ज्यादा सफल रहा है। ऐसे करने के लिए तो सहकारी आंदोलन शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था, ये बहुत पश्चिमी यूरोप में, मतलब बहुत जोर शोर से चला था। पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क आपका हो गया, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में सफलतापूर्वक चला, और सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहां यहाँ पर आपका ऑप्शंस भी है। प्रत्येक जो किसान होता है इसका सदस्य है। डेनमार्क में जितने भी किसान हैं दोस्तों, वो सहकारी कृषि के क्या हैं, तो सदस्य हैं। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएं कि सहकारी कृषि क्या होता है, तो आप बता दोगे कि जब किसान सब एक समूह अपनी कृषि अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा से एक संस्था बनाकर कार्य करता है, एक संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है, उसे पूरा करता है, उसे कहते हैं सहकारी कृषि। समझ में आ रही होगी सभी को, थोड़ा स्लो बोलना है, समझ में आ रही होगी सभी को। और सबसे अधिक सफलता इसे कहाँ मिली, तो डेनमार्क में। याद रखिएगा, इसे डेनमार्क में सबसे ज्यादा सफलता मिली। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान हैं, इसका सदस्य है, और डेनमार्क में यह आंदोलन कह सकते हो कि सर्वाधिक सफल रहा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9, बहुत ज्यादा आप लोग गलत भी याद कर लिए होगा कन्फर्म है। जो बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ा होगा वो एक भी गलत नहीं याद किया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सभी क्वेश्चंस है। मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा रामबाण मतलब उपाय बताऊंगा, जिससे आप अगर नहीं भी पढ़े हो अभी तक तो 35 में 35 ऑब्जेक्टिव करके आओगे, 70 में 35 ऑब्जेक्टिव आप मार के आइएगा। देखिएगा, मैं आपको कुछ ट्रिक आपको बताता हूँ। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? जलजन्य रोग, आप लोग नाम सुने हो? जलजन्य रोग कहने का मतलब डायरिया का नाम सुने हैं? जल प्रदूषण से बीमारियां होती है, जैसे दस्त हो गया, डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो उसी का नाम अतिसार है। अतिसार एक तरह से डायरिया आप कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, श्वसन संक्रमण, तो ये तो वायु प्रदूषण से भी हो सकता है। श्वास नली शोथ, ये जो है ये भी वायु प्रदूषण। तो आप समझ सकते हैं, नेत्र तो विटामिन की कमी से होता ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 हमारा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? देखिए, यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चंस की बात कर रहा था। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है साथियों? आप लोगों को अगर पता है तो बताइए। तो यूं ही नहीं कोई किसी का बेस्ट होता है, अगर बेस्ट आप किसी को दीजिएगा तभी आपको लोग बेस्ट कहेंगे। इसीलिए मेहनत करके मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाना एक मतलब समझिए कि एक तरह से संघर्ष है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं आंसर तो क्वेश्चन बैंक में रॉन्ग बहुत ज्यादा दिया हुआ है। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो एग्जाम में जाइएगा तो नंबर तो आपके टाइम फिक्स हो जाएंगे, बहुत कम नंबर आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप 10 साल का कर लोगे तो आपको कहीं से बुक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए तो बात ही अलग है, ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो 10 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी, याद रखिएगा ऑप्शन डी यमुना। बात करने का मेरा कोई मुख्य मकसद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा आप लोगों का भी कमेंट देखना पड़ता है। जो दिल्ली की यमुना नदी जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, याद रखेंगे आप लोग। उत्पादन प्रक्रिया में उद्योग अनेक, जितने भी उत्पाद में जितने भी कचरा पैदा होता है, जैसे वहां पर चमड़ा फैक्ट्री है, जितना भी दिल्ली का जितना भी कचरा है, दिल्ली के लोग का घर का जितना भी कचरा है, जितना भी रासायनिक अवशेष है, और जितने भी कल कारखाने वहां पर मतलब स्थापित किए गए हैं, वो सभी का कचरा क्या होता है, तो यमुना नदी में सब लोग बहा देते हैं। तो उससे क्या हो गया है, सबसे प्रदूषित नदी आपकी यमुना बन गई है, दिल्ली की यमुना नदी, आप लोग याद रखोगे। और दिल्ली का जो घरेलू
कचरा जो होता है, औद्योगिक कचरा होता है, सब इसी नदी में प्रवाहित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? विश्व के प्रमुख है समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा विस्तृत पतन। जैसे आप नाम से, नौसेना क्या होता है? नौसेना तो आप समझिए, नौसेना ये केवल क्या होगा, सामाजिक महत्व के पतन है। जैसे ये पतन युद्ध के जहाजों की सेवाएं देता होगा, और क्या नौसेना जो होता होगा वो युद्ध करने के लिए केवल सेवा देता होगा, तो सबसे विस्तृत तो ये हुआ नहीं। तेल पतन तो तेल के लिए, औद्योगिक पतन तो केवल इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसका सही आंसर, ऐसे पतनों का वर्गीकरण उनके द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार भी किया जाता है। जैसे आपका औद्योगिक पतन हो गया, वाणिज्यिक पतन हो गया, नौसेना पतन की बात मैंने आपको समझाई ही, तेल पतन की, विस्तृत पतन और औद्योगिक पतन। तो सही आंसर इसका आपका होगा विस्तृत पतन। ये पतन जो होता है विस्तृत पतन, आप लोग याद रखेंगे, ये पतन बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक एवं प्रबंध करते हैं, और संसार के अधिकांश महान पतन विस्तृत पतनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। समझ में आ रही हो सभी को, या फटाफट से केवल क्वेश्चन को टिक कराता चलूं? नहीं, मेरा मन आज टिक कराने का नहीं है, आज मेरा मन है आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाने का, इसलिए पढ़िए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व आपका ऑप्शन है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 13, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के? तो पाकिस्तान के। डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में आप लोग को पता ही है, पाकिस्तान के थे। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन करना है? इसमें क्या एक्सप्लेनेशन करना है? 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कहाँ गया? 1 मिनट, 14 नंबर थोड़ा कट गया है। अच्छा, ऊपर से क्वेश्चंस को देख लीजिए, बनाना पड़ता है इसको PDF, तब जाकर मैं यहाँ पर लाता हूँ, फिर इसके बाद पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बैंक उतना क्लियर रहता नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? ऑप्शन यहाँ से देखिए, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। आपके किताब में क्वेश्चन बैंक में मैंने जब देखा तो आंसर उसमें दिया हुआ था केरल। होगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा, मैंने आज ही आपको टेलीग्राम पे सेंड भी किया है, गोवा इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? गोवा में, याद रखिएगा। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य आपका गोवा है, जहां पर 62.20 लाख जो लोग हैं सब नगर में ही निवास करते हैं। और न्यूनतम नगरीय आपका सिक्किम हो गया, 1.53 लाख केवल लोग हैं जो वो वहां पर नगर में निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश, जहां पर 90% लोग ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार नहीं, बिल्कुल दिल्ली इज द राइट आंसर। सबसे नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित दिल्ली हो जाएगा, और न्यूनतम आपका अंडमान एंड निकोबार, याद रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? NH7 कहा जाता था पहले, NH7 कहा था, 6 नहीं कहता था। सी वाले बिल्कुल गलत हैं, सी होगा नहीं, सी होगा नहीं। इसका सही आंसर आपका NH44, NH7 का ही नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है। यह राजमार्ग जो है, आप लोग गाना सुने होंगे, कश्मीर तुम मैं कन्याकुमारी, उसी का है NH44। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई 37,445 किलोमीटर है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, मानव विकास 16, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? खाने वाली फसल कौन सी है? तो ऑप्शंस के मुताबिक हम लोग देखते हैं। गन्ना आपका कैसा फसल है? एक भाई ने, जब मैंने 2021 का मॉडल पेपर सोल्व कराया तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि सर गन्ना जो है वो शुष्क खेती है, गन्ना कैसी है? तो सूखे की खेती है। मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई भी नहीं किया, और उनको खुद नहीं पता था कि गन्ना जो है एक उष्णकटिबंधीय फसल है, वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में या केवल आर्द्र एवं उपाद्र जलवायु क्षेत्रों में ही बोई जा सकते हैं। पता नहीं वो कहाँ से पढ़कर आए थे कि वो हमारे चैनल पर आकर बोलने लगे कि गन्ना जो है वो आपका बरसात का फसल है, बिना बिना पानी का होता है। ये उष्णकटिबंधीय फसल है, याद रखिएगा, वर्षा निर्भर फसल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास सूचकांक में, और नहीं क्लियर इसका नहीं किए, कॉफी हमारा बच गया। कॉफी के बारे में बात आती है तो कॉफी क्या है? कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है साथियों। कॉफी जो है आपका एक रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब पीने के लिए कॉफी का प्रयोग करते हैं। सुबह सुबह पीते हैं, मन ताजा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है।
कॉफी जो होते हैं वो 3 किस्म में पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉफी। कौन कौन से है भाई? तो अरेबिया, रोबस्टा और लिबेरिका। सब आपकी किताब में एक्सप्लेन है ऑलरेडी। भारत में अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिया नामक कॉफी का उत्पादन करता है भारत, तो याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी है आपका मक्का। तो मक्का क्या है? मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी यही हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जिनका जिनका था बिल्कुल सही है, उनकी तैयारी अच्छी है, वो एनसीईआरटी को फॉलो किए हैं। जिन जिन लोगों का आंसर मक्का है, आप लोगों ने एनसीईआरटी को फॉलो किया, बहुत अच्छा तैयारी। निम्नलिखित में कौन एक खाद्य फसल है? तो मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति में भी उगाई जा सकती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य आपको भी याद रखने हैं, आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार, जो अपना बिहार में भी मक्का देखिएगा, मकई सबके घर में रोपा, बहुत जगह रोपा रहता है, गाँव में जाइएगा तो। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सभी जगह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए तो 17 नंबर क्वेश्चन को। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, मतलब सबसे ऊपर कौन है? 2020 के अनुसार बताइएगा। ये 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन 2020 के अनुसार बताइएगा। मानव विकास सूचकांक जारी हुआ है 2020 में ना, जिसमें अपना भारत जो है 131वें नंबर पर चला गया है। पहले था 129, लेकिन अब 2 पायदान पीछे हो चुका है, 2 पायदान पीछे होकर 131वें नंबर पर चला गया है। जो पहला नंबर पर है आपका नॉर्वे, इज द राइट आंसर दोस्तों। नॉर्वे को याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक में विश्व में निम्नलिखित देशों में से सबसे उच्चतम कोटि जो हो गई है आपकी नॉर्वे की हो गई है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर आपका आयरलैंड का नंबर आ रहा है, आयरलैंड इसमें है नहीं ऑप्शन में। दूसरे नंबर पर आयरलैंड हो चुका है, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर हांगकांग और 5वें पर आइसलैंड। और 131वें की बात करें, 131वें नंबर की, तो अपना भारत कोरोना के कारण थोड़ा पिछड़ गया ना, कोरोना कारण थोड़ा पिछड़ गया। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में थोड़ा अपना देश 2 पायदान पीछे चला गया। हुआ भी यूं कि कोरोना काल बहुत ज्यादा सभी को, आप लोगों की पढ़ाई को भी तो डैमेज कर दिया। 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? सघन जनसंख्या, तो सबसे ज्यादा भाई विश्व में जनसंख्या कहाँ है? आप एक तरह से दिमाग लगाइए, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, इधर ही तो है, यानी कि एशिया में नहीं है, एशिया में ही है। मेन तो अपना एशिया हो गया, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ब्राजील, ये सब एशिया में पड़ गया। तो एशिया जिसमें है वो सही आंसर है। एशिया कहाँ है? हाँ, दक्षिण पूर्वी एशिया, मार दीजिए आंख मूंद कर टिक। दक्षिण पूर्वी एशिया ऑप्शन ए में मार दीजिए टिक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी एशिया में क्षेत्र सघन वाला है, आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा 19 नंबर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, एक लाइक जरूर से जरूर कर दो सभी लोग। फटाफट से लाइक कर दीजिए। मैं 1 मिनट रुकता हूँ, 1 मिनट नहीं, 2 3 4 सेकंड रुकूंगा। फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिए, तो लाइक कर दीजिए सभी लोग। बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए बनाने में वीडियो, लाइक कर दीजिए सभी लोग। नेक्स्ट है 19 नंबर, सलेम इस्पात उद्योग है। देखिए 2021 के मॉडल पेपर में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सलेम इस्पात उद्योग है कहाँ में? तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर। मैंने इसका पिक भी भेजा है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लेना आप लोग। भिलाई इस्पात संयंत्र आपका छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, बोकारो झारखंड, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। ये सब याद रखिएगा, पूछे ही जाते हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो झील के चारों ओर, देखिए 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है ना, 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, वृत्ताकार नजर आता है। आयताकार क्या होता है? ऑप्शन ए आपको देख लीजिए, थोड़ा आयताकार की भी चर्चा कर लेते हैं। इनका निर्माण समतल क्षेत्रों में होता है, जहां पर सड़कें एक दूसरे को क्या करती है? समकोण यानी 90 डिग्री पर सोझा सोझा सब सड़क जो रहता है, स्ट्रेट सोझा इसको मतलब कहते हैं, तो याद रखिएगा। वृत्ताकार प्रतिरूप, इसमें किसी तालाब अथवा झील के चारों ओर बस्तियां का निर्माण होता है। और यहाँ पर है आपका ऑप्शन डी, तारा। तो तारे के आकार का इनका निर्माण उन प्रदेशों में होता है जहां बहुत सारी सड़कें एक साथ एक स्थान पर मिलती है। एक साथ एक स्थान पर बहुत सारी सड़कें मिल जाएगी तो क्या बन जाएगी? तारा। क्या बन जाएगी? तारा। क्या बन जाएगी? तारा। कंफर्म है? क्लियर है? चलिए बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? उदयपुर किस राज्य में स्थित है? 21 का सही आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान में। उदयपुर आखिर क्यों इतना फेमस है?
आखिर उदयपुर इतना क्यों फेमस है, उदयपुर के बारे में क्यों पूछ रहा है, और क्यों आपके गांव के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि इसे झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? बहुत बार इस क्वेश्चन को आपने देखा भी होगा, किया भी होगा। तो रोपण फसल आपका कॉफी जो आपका रोपण है, गन्ना भी रोपण है और रबर भी रोपण फसल है, यानी ऑप्शन बी गेहूं। गेहूं कैसी कृषि है? तो मिश्रित कृषि है, याद रखेंगे मिश्रित खेती है। मिश्रित खेती वही है ज्यादा मात्रा में लोग करते हैं खेती को, एक मध्यम तरीके से रखते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर है भी, तो ऊपर ही आ जाते हैं थोड़ा। शुरू किया जाए। हाँ, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। आप लोगों को तो पहले से बहुत सारे क्वेश्चंस पता भी हैं। 23 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अफ्रीका में। कैसे? देखिए, अफ्रीका में क्या हुआ कि 2.4 से जनसंख्या बढ़कर 2.6 पे चला गया। जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है ना, उसी। एशिया में आपका जो ऑप्शन बी है, एशिया में 1.6 से 1.0 गया, तो ये तो घट गया। यहाँ पर जनसंख्या का हो गया, वो वृद्धि दर कम हो गया। भले ही जनसंख्या सबसे ज्यादा अपने एशिया महादेश में है, लेकिन यहाँ पर करा वृद्धि दर, यानी वृद्धि यानी बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा बढ़ किस में रहा है? तो अफ्रीका में 2.4 से 2.6 पे चला गया, 2.4 से 2.6। लेकिन जब हम लोग बात करें एशिया की, तो एशिया में है 1.6 से 1.0, और उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो 1.4 से 0.8 पे। तो याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है? सिंपल है, काम और रोजगार। याद रखिएगा, काम और रोजगार आकर्षित करता है। अपने बाल बच्चे को पेट पालने के लिए हमारे यहाँ के पुरुष लोग, जैसे कि मतलब हम ही लोग हो गए, काम और रोजगार के लिए क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं कि दूसरे जगह जाएंगे तो काम कमाएंगे, कमाएंगे तो बच्चे को खिलाएंगे, बच्चे को खिलाएंगे तो मतलब पालन पोषण करेंगे, शिक्षा देंगे, हम रोजगार करेंगे तो बच्चा मेरा पढ़ेगा, यही ना सोचते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 25, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, किसे जोड़ता है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डार्विन को मेलबर्न से। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही हाईलाइटेड, बहुत ही फेमस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग है, तो याद रखिएगा। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार फलों की कृषि याद रखिएगा, तो हम सिंपल है, भूमध्य सागरीय कृषि है। क्योंकि जैसे अंगूर आपका होता है, तो अंगूर सबसे ज्यादा कहाँ? भूमध्य सागर में ही किया जाता है। तो खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है भूमध्य सागरीय कृषि से। नेक्स्ट बात की जाए 27 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? एक बार क्या हुआ था, असम में एक ब्रिटिश आया हुआ था, वहां पर उसकी मतलब कहा जाता है कि हाथी पर बैठा हुआ था, तो हाथी का पैर फंस गया था। तो वहां पर अंग्रेजी में कैसे होता है? डिग मतलब होता है मतलब निकालना, तो कहता है, बच्चे को कहता है डिग द बॉय, डिग द बॉय यानी कि हाथी का पैर निकालो। जैसे ही वहां पर हाथी का पैर निकालता है, तो उसे वहां पर तेल के बारे में पता चल जाता है, उस मतलब ब्रिटिश को, तो वहीं से डिग बॉय उसका नाम पड़ जाता है। असम में है, स्थित है, तो असम इज द राइट आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र है? तो डिग बॉय इज द राइट आंसर, असम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन साथियों 28 है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? ओपेक ये तेल से जुड़ी है ना, ओपेक का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका सही आंसर आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला जिसकी राजधानी कराकस है, जिसकी राजधानी याद रखिएगा, ये आपका दक्षिण अमेरिका का ये देश है जिसकी राजधानी कराकस है और ओपेक का सदस्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? देखिए, साक्षरता दर उच्चतम की बात आ गई तो याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। 91.8% लोग वहां के पढ़े हुए हैं। लक्षद्वीप में 91.8% लोग क्या हैं? तो पढ़े हुए हैं। 100 में 91, 100 में समझिए कि 92 लोग पढ़े हुए रहते हैं, केवल 8 लोग ही अनपढ़ आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो अगर गांव में जाइएगा तो मुश्किल से मुश्किल, अगर मान लीजिए सिंपल सा, एक गांव की जनसंख्या अगर मान लीजिए 500 है, तो 500 में से आपको केवल वहां पर पढ़ा हुआ कितना मिलेगा? तो अधिया उसका मिलेगा 250, ये भी नहीं, 200 के बराबर, यानी बिहार तो सबसे पीछे ही है।
निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? हालांकि यहाँ पर बात की जा रही है केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा 91.8%। और न्यूनतम जो है साक्षरता दर किसका है? तो दादर नगर हवेली की 76.2%। किसमें? तो केंद्र शासित में। राज्य में मत जोड़िएगा, राज्य में नहीं जोड़िएगा। राज्य में तो सबसे ज्यादा आपका यहाँ केरल का है, सबसे ज्यादा राज्य में साक्षरता दर केरल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर। अब केवल 5 क्वेश्चन ही हैं आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 35 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे 2019 में। अब आपके एग्जामिनेशन में 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 35 क्वेश्चन का आंसर देना है, और उसी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जो आपको आता रहे, क्योंकि आपके पास विकल्पों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो मार्क्स लाने आपके हाथ में है। 30 है, भिलाई किस वर्ग का है? भिलाई किस वर्ग का है? तो ये एक औद्योगिक नगर है साथियों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी के तट पर स्थित आपका ये भिलाई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है 31। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो 31 का सही आंसर आपका पूंजीवादी सही आंसर है, पूंजीवादी सही आंसर है। वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है या नहीं? थोड़ा सा लंबा हो चुका है वीडियो, बट आप लोगों को समझ आना चाहिए, वीडियो समझ में आ जाए, बस यही विनती करते हैं आप लोगों से। नहीं समझ में आया कमेंट करके बताया कीजिए, अगले वीडियो में और अच्छा किया जाएगा। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है? जो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का, मृदा लवणता, यानी कि जो उसमें सॉल्ट की मात्रा आ जाती है ना, पृथ्वी में, धरती में जितने भी सॉल्ट की मात्रा आ जाती है, तो सॉल्ट के कारण क्या होते हैं? मृदा लवण हो जाता है। वहां पर एक तरह से उसमें फिर उसमें बेस डालकर, क्लास 10th में पढ़े होंगे आप, बेस डालकर उसको क्या किया जाता है? फर्टिलाइज किया जाता है, बनाया जाता है। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो कुटीर उद्योग, जो कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से आप लोग अंग्रेजी में जानते हो, तो कॉटेज इंडस्ट्री इज द राइट आंसर, कुटीर उद्योग। आईटीडीपी है, आईटीडीपी क्या है? आईटीडीपी क्या है आपका? सही आंसर बताइए। तो आईटीडीपी बिल्कुल सही है। आईटीडीपी आपका संविनत परिवहन विकास प्रोग्राम है, ऐसे मैंने अंग्रेजी में इसे याद किया था जब मैं पढ़ता था। अभी देखिए मुझे ये सब क्वेश्चंस कैसे याद हैं, आप जितने भी साक्षरता दर वाला हो गया, ये सब क्वेश्चंस कैसे याद हैं? इन ऑल कंपटीशन यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको यही सब क्वेश्चन तो याद करने हैं। आप अगर यहाँ पर अच्छी तैयारी कर लेते हो तो कंपटीशन में आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं खुद आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते आज मेरी तैयारी इतनी अच्छी हुई कि मैं जब लूसेंट का बुक खोलता हूँ तो मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं होता है कि मुझे इतने सारे क्वेश्चंस याद हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही अभी बिहार पुलिस का जो एग्जाम चल रहा है उसका मैंने सेट देखा था खोलकर, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए केवल आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते। क्यों? क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अगर आप अभी मेहनत करते हो तो आपके अभी की मेहनत जो होती है वो बाद में आपकी रंग लाएगी ही लाएगी। तो याद रखिएगा। 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो हमारा है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो याद रखेंगे इसका, मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। चैप्टर 5 में आपका है प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज नाम का चैप्टर है, उसमें से आपको इसका आंसर खोजकर नीचे कमेंट में कमेंट कर हमें बताना है। आई नो इसका आंसर मुझे पता है, बट मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ता हूं। और मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसा ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे कि आप अच्छा कर पाओगे बिना पढ़े हुए, मतलब डायरेक्ट आप नहीं पढ़े हो। तो मैं आपके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। मैं एक वीडियो ऐसा लाऊंगा, एक वीडियो मैं इस तरह से क्वेश्चन सेट किया हूं, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ना, एनसीईआरटी वाले जो एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो जैसे जैसे बुक खत्म होता है उसके नीचे 5-5 ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर में रहता है, आप देखिएगा, तो उसी का वीडियो बनाऊंगा। और मैं बता दूं आपको, देखिए अगर एनालिसिस किया जाए तो मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी का ही है, एकदम नीचे का दिया हुआ है, जैसे जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसी के नीचे का ये सब क्वेश्चंस है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखे हैं, जैसे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, उदयपुर ये सब सलेम इस्पात उद्योग है ना, ये सब क्वेश्चंस मैंने देखा है एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी बुक के जो नीचे जो बचा हुआ रहता है 5 क्वेश्चन दिया रहता है ऑब्जेक्टिव, उसी से छापा गया है। ज्यादातर लोग जो क्वेश्चन छापने वाले उतना ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, वो लोग को भी काम मिलता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर खुद से आपसे हो सके तो आप एनसीईआरटी का जो लास्ट जो होता है चैप्टर जब जैसे ही समाप्त होता है तो नीचे आपके कुछ एक्सरसाइज दिए रहते हैं, वहां पे आपके 5 से 6 ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर में दिए जाते हैं, उसको रट लेना, हर चैप्टर का रट लीजिए। उसके बाद ना तो आप क्वेश्चन बैंक कीजिए ना ही कुछ कीजिए, आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। बट आपको अच्छे करना है तो आप तो सब कीजिए, क्वेश्चन बैंक भी कीजिए। वो तो मैंने एक ट्रिक बताया आपको पास करने का, मैं उसकी वीडियो लाऊंगा, जरूर लाऊंगा।
ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और सब्जेक्टिव की वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। तो दोस्तों टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आएगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा। नीचे कमेंट बताइए। थोड़ी सी अच्छा लगे तो जरूर से जरूर बड़ाई कीजिए, खराब लगे तो बुराई भी कीजिए, खराब लगे तो डिसलाइक मारिए। बहुत से बच्चे डिसलाइक भी करते हैं तो डिसलाइक भी मारिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।